हेलो कक्षा 6 के बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, हमने विज्ञान का पाठ 7 शुरू किया था, जिसमें हमने पौधों के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो इसका पहला वीडियो मैं बनाकर शेयर कर चुकी हूं आप लोगों के साथ। आज हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास कई प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ बहुत विशालकाय होते हैं, जिनके तने मजबूत और शाखाएं उनके तने के काफ़ी ऊपर से निकलती हैं। इन्हें हम वृक्ष कहते हैं, जैसे कि आम, नीम, पीपल आदि। कुछ पौधे मध्यम आकार के होते हैं, जिनका तना कठोर तो होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता, और इनमें शाखाएं जो हैं वो तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें हम झाड़ी कहते हैं, जैसे कि रातरानी का पौधा, गुड़हल का पौधा, ये सब झाड़ी कहलाते हैं। मेहंदी का पौधा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ पौधे कोमल तने वाले होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, और इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं। इन्हें हम शाख कहते हैं, जैसे सरसों का पौधा हो गया, और जैसे धनिए का पौधा, पुदीने का पौधा, पालक का पौधा। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब शाख कहलाते हैं। शाख की एक अपनी पहचान है कि ये मौसम विशेष में ही पाया जाता है। जैसे टमाटर का पौधा हो गया, ये भी शाख के अंदर ही आते हैं, क्योंकि इनके जो तने होते हैं बहुत ही नरम होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि पौधे के कौन कौन से भाग हैं। जैसे कि इनके जो भाग हैं वो हैं जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, जो कि हमने यहाँ पे किया था, और सबके नाम भी हमने लिखे थे। फिर हमने तने के बारे में और उसके क्या काम है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ये वाले हमने भर लिए थे। इसके बाद हमने पढ़ा था तने के बारे में कि तना क्या होता है, तने के क्या काम होते हैं, मुख्य काम इनके क्या हैं। पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संवहन करना तथा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये तने का जो मुख्य काम है वो है जड़ से जलों का अवशोषण करके ये पौधे के पत्तियों तक और अन्य भागों तक उनको संवाहित करता है। इसका एक अन्य काम ये भी है कि जब पत्तियां भोजन बना लेती हैं तो उन भोजन को ये पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था पत्तियों के बारे में। उनके कार्यों और उनके भागों के बारे में भी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और अब हम पढ़ेंगे पौधे के उस भाग के बारे में जो पौधे को मिट्टी के साथ जकड़ कर रखते हैं और ज़मीन के अंदर होते हैं, यानी कि हम पढ़ेंगे अब जड़ के बारे में। चलिए हम शुरू करेंगे। जड़। चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहली और बूझों में से कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है, क्यों? आइए देखते हैं हम पहली और बूझो कहाँ जल दे रहे हैं पौधों को। तो आप देखिए यहाँ पे बूझो पौधे के किस भाग में पानी दे रहा है? ये सिर्फ इनके पत्तियों और तनों में पानी दे रहा है, जबकि पहली पौधों की जड़ों में पानी डाल रही है। ठीक है। पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि आवश्यक सामग्री में हमें 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड, कैंची और जल चाहिए हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना है। आप अपने दोस्तों का एक समूह बनाइए और उनके साथ इस क्रियाकलाप को, एक्टिविटी को हम करेंगे। बगीचे में से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे इनकी जड़ों में कोई क्षति ना हो, यानी इनकी जड़ें ना टूटें। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। ध्यान रखिए, आप एक पौधा जो आपको लगाना है वो जड़ सहित लगाना है, और दूसरे गमले में दूसरा पौधा जो लगाएंगे उसकी जड़ों को हम काट देंगे। अब इससे दूसरे गमले में लगा देंगे। इसे नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, यानी एक सप्ताह के बाद आप इनको देखिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। तो यहाँ देखिए, जो एक्टिविटी हमने की थी, जो क्रियाकलाप हमने किया था, उसमें हमने 2 पौधे लिए थे। एक को हमने जड़ के साथ यहाँ लगाया है, देखिए,
और एक में जड़ों को काट दिया है। 1 हफ्ते में हम जब इन्हें चेक करेंगे, जब हम इन्हें दोबारा देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि जिनकी जड़ें नहीं हैं वो पौधे सूख चुके हैं, और जिनकी जड़ें हैं वो अभी भी ठीक हैं, स्वस्थ है वो पौधा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो जड़ें होती हैं वो जल से खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं और पौधों के दूसरे भागों तक पहुंचाते हैं, जिसके द्वारा पत्तियां उनसे भोजन बनाते हैं और इस तरह से पौधे जीवित रहते हैं। जबकि दूसरे गमले में जो जड़ें काट दी गई थी, वहाँ देखिए जड़ों ने खनिज लवण का अवशोषण नहीं किया, जल का अवशोषण नहीं किया, तो पत्तों ने भोजन भी नहीं बनाया और इसी वजह से जो ये पौधा है वो सूख गया। तो ये है हमारा जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 7। आवश्यक सामग्री में मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल लेंगे। 2 कटोरियाँ लेंगे, इसमें भीगी हुई रुई रखेंगे। 1 कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी कटोरी में मक्के के कुछ दाने रखेंगे। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखेंगे और तब तक ये नम रखेंगे जब तक कि अंकुरित होकर इनमें से नवोद्भिद नहीं बन जाए। नवोद्भिद क्या होते हैं? जो बीजों में अंकुरन शुरू हो जाता है उसके बाद जो पौधे का विकास शुरू होता है, तो ये सबसे पहला जो बीजों किसी भी बीज से जो पौधे बनने का जो सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है नवोद्भिद, यानी छोटा पौधा बनना। तो ये अंकुरन ही आगे चलकर पौधे का रूप लेते हैं। 1 सप्ताह बाद इन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच जाता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा, ये है देखिए नवोद्भिद इसे ही कहते हैं। जो अंकुरन आपने घर में भी प्राय देखे होंगे, जो चने के बीजों में से निकलते हुए आपने देखे होंगे। मक्के के बीजों में तो शायद देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, लेकिन चने के बीजों से आप जरूर घर में देखे होंगे जो अंकुरन निकलते हैं। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते। इन्हें मिट्टी को खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए या जकड़े रखते हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए जड़ों का जो मुख्य काम है वो क्या है? पौधों को मिट्टी से मजबूती से वो जकड़कर रखते हैं, इसलिए जो जड़ें हैं उनको हम स्थिरक भी कहते हैं। इसलिए जड़ों को मिट्टी के पौधे का स्थिरक भी कहा जाता है। तो 1 नंबर के प्रश्न में ये भी आ जाता है कि स्थिरक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिए कि जड़ें क्योंकि मिट्टी से पौधों को जकड़ कर रखती हैं, इसलिए इन्हें स्थिरक भी कहा जाता है। आपने देखा कि तने और पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता देखने को मिलती है? आइए हम इसका पता लगाएंगे। अब यहाँ देखिए चित्र 7.16a, यहाँ देखिए ये है चित्र 7.16a, ठीक है, और 7.16 का ये बी है। यहाँ 2 बीज आपको देखने को मिलेंगे, एक मक्का का और एक चना का। आइए आगे हम पढ़ते हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए, ध्यान से देखिए इन्हें। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए, क्या यह चित्र 7.16a के समान दिखती हैं अथवा चित्र 7.16b की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान पर मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जो जड़ें होती हैं उनमें क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। तो जड़ें 2 प्रकार की ही होती हैं बच्चों, ये मैं अभी आपको स्पष्ट करूँगी। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए जो हमारे पास 2 बीजें हैं, एक मक्के की और एक चने की। तो आप इनकी जड़ों में देखिए, एक तो बस सिंपल सा जड़ यहाँ निकलता हुआ आपका दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे में आप देखेंगे, देखिए दूसरे जड़े में जो चने की जो जड़ निकल रही हैं उसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि जो जड़ें हैं उसमें एक तो मुख्य जड़ है और इसमें से बाकी रेशे की तरह दूसरी जड़ें भी निकलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये है दोनों में अंतर। और इसमें देखिए दूसरे में यहाँ देखिए ये मक्के की जड़ जो बिल्कुल साधारण सा और एक सीधी लाइन की तरह, एक सीधे धागे की तरह दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह की
जड़ें होती हैं। इन जड़ों को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपने जो भरना है वो ए में आप क्या भरेंगे? ए में किसकी जड़ें हैं? मक्का की जड़ें। तो हम यहाँ पे मक्का लिख देंगे, ठीक है। और दूसरे बी में जो जड़ है वो कौन सी जड़ है? वो है चने की जड़ें, चने की जड़ें। आइए हम पढ़ेंगे आगे। अब देखिए क्रियाकलाप 9। खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधे की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अच्छी तरह से उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधे की जड़ें या तो चित्र 7.16 ए की तरह हैं या 7.16 बी की तरह? तो आप जब जड़ों को देखेंगे तब आपको ये जो विभिन्नता है इनकी जड़ों में वो आप स्पष्ट देख पाएंगे। तो यहाँ देखिए कुछ जड़ें हमारी इस तरह की होती हैं। खरपतवार जब आप लाएंगे तो आप देखेंगे कुछ पौधों की जड़ें ऐसी होती हैं और कुछ पौधों की जड़ें ऐसी होती हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 ए यानी इसकी तरह होती हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। देखिए ये वाली जो जड़ है इनको हम कहते हैं मूसला जड़, मूसला जड़, ठीक है। तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। और मुख्य जड़ों के साथ जो ये छोटी छोटी धागे सी संरचनाएं आपको दिख रही हैं बारीक वाली, इनको हम कहते हैं पार्श्व जड़, पार्श्व जड़, ठीक है। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती और सभी जड़ें एक समान दिखती हैं। देखिए ये सारी जड़ें एक जैसी हैं, इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं है। जिस तरह की इसमें कोई मुख्य जड़ है इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं है। तो जो मूसला जड़ होती हैं उसमें एक मुख्य जड़ और बाकी छोटी छोटी जड़ें होती हैं जिन्हें हम पार्श्व जड़ कहते हैं। लेकिन जो दूसरा बी में जो दिखाया जा रहा है उनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती और बहुत सारी जड़ें होती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं जकड़ा जड़ या झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़, रेशेदार जड़, ठीक है। तो आपने कभी मक्के का पौधा देखा है? आपने ज़रूर देखा होगा, अपने खेतों में अपने गाँवों में ज़रूर देखा होगा। तो मक्के के पौधे में जो पत्ते होते हैं उनको देखा है आपने? ऐसे होते हैं। तो जितने भी जिन पौधों की जड़ें झकड़ा या रेशेदार जड़ होती हैं उनके जो पौधे होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी ऐसे लंबे होते हैं, ठीक है। और जितने भी मूसला जड़ वाले पौधे होते हैं उनके पत्ते इस तरह के गोल होते हैं, जैसे पीपल के होते हैं, नीम के होते हैं। तो इस तरह के पत्तों की जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ें कहलाती हैं। और जिनमें इस तरह के लंबे पत्ते होते हैं जैसे घास के, आपने दूध के घास देखे होंगे पार्क में, उनके जो जड़ें होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। आप कभी उखाड़ के देखना पार्क में से, ऐसी ही दिखेंगी। तो इस तरह की जितने भी पत्तों वाले पौधे आप देखेंगे उन सभी में जो जड़ें पाई जाती हैं वो रेशेदार जड़ें होती हैं। और कभी इस तरह का पौधा भी आप निकाल के देखना, उसमें आपको इस तरह की मूसला जड़ें देखने को मिलेंगी। एकत्र किए गए खरपतवार वाले पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूह में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधे की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है। बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होंगी तो उसे उस पौधों को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वो पौधों की पत्तियों को देखकर ही उनका उत्तर दे सकेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इस पौधे की जड़ें कैसी हैं, मूसला जड़ है या कि रेशेदार या झकड़ा जड़ है, तो आप सिर्फ पत्तियों को देखकर, पौधे की पत्तियों को देखकर आप बता पाएंगे कि किसमें किस तरह की जड़ें होती हैं। तो मैंने अभी आपको पहचान बता दिया था ऊपर कि कैसे पता करेंगे। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के शिरा विन्यास एक जड़ से एक एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या उन सभी पौधों जिनका आपने अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं।
तो आप देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो जड़ें हैं, ये जो आपको मैंने बताया था कि जिनके पत्तियाँ इस तरह की होती हैं, ठीक है, इस तरह की, जिनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, जिनकी पत्तियों में जालिका रूपी यानी कि पत्तियों में जो विन्यास होते हैं, ठीक है, वो जाली की तरह होते हैं। तो इस तरह की पत्तियों में हमने पीछे पढ़ा था, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कि किस तरह जालिका रूपी सिरा विन्यास होते हैं। इस तरह के पत्तों को जालिका रूपी सिरा विन्यास वाला कहते हैं। और जिनकी पत्तियाँ इस तरह की होती हैं लंबाई में, ठीक है, जैसे केले के पत्ते हो गए या जैसे घास के पत्ते हो गए, तो इनके जो सिरा विन्यास होते हैं इनके पत्तों में, वो इस तरह के होते हैं। तो इनको तो हम जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं, जबकि इनको हम कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। तो जिनकी समांतर शिरा विन्यास होती हैं उनकी जड़ें रेशेदार या झकड़ा जड़ें होती हैं, और जिनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होती हैं उनमें मूसला जड़ें होती हैं। तो अब आप पौधों को देखकर पता लगा पाएंगे कि जिन पत्तियों में जिनकी पत्तियां जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली हैं उनमें मूसला जड़ें होती हैं, और जिनकी पत्तियां समांतर शिरा विन्यास वाली हैं उनमें रेशेदार जड़ें या झकड़ा जड़ें होती हैं। तो अब आप बिना पौधों को उखाड़े उनके जड़ों के बारे में बता सकेंगे। चलिए, सारणी 7.2 जड़ के प्रकार एवं पत्तियों में शिरा विन्यास के प्रकार। अब पौधे का नाम यहाँ पे लिखना है, शिरा विन्यास का प्रकार लिखना है और जड़ का प्रकार लिखना है। तो चलिए हम इसे भी पूरा करेंगे। चलिए, यहाँ हम लिखते हैं पीपल, ठीक है। तो पीपल के पत्ते जो होंगे वो कैसे होंगे, उनमें होंगी जालिका रूपी शिरा विन्यास। कैसे होंगी, उनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास, ठीक है। तो आप पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं हो रही ना तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ। जालिका रूपी शिरा विन्यास इसमें लिखेंगे, और इनकी जड़ें कैसी होंगी, जब जालिका रूपी शिरा विन्यास होंगी तो इसमें मूसला जड़ें होंगी, ठीक है। ये हो गया। अगले वाले में हम लिखेंगे घास, या मक्का भी लिख सकते हैं हम, मक्का, ठीक है। और इनमें जो शिरा विन्यास होगा वो क्या होगा, समांतर शिरा विन्यास, समांतर शिरा विन्यास होगा। और इनकी जो जड़ें होंगी वो होंगी रेशेदार जड़, ठीक। तो अब आप अपनी इस सारणी को भर सकते हैं। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं या भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जिसे हम खाते हैं वे हैं गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका। यानी ये पौधों का जड़ वाला भाग है जिसे हम खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसी तरह हम पौधे के कुछ भाग जो पत्तियों के रूप में खाते हैं वो हैं जैसे हरे साग, उनके हम पत्तियां खाते हैं, जैसे पालक के खाते हैं, चौलाई के खाते हैं। तो उनके हम क्या खाते हैं, पत्ता गोभी के खाते हैं। तो पौधों का वो भाग जो हम खाने के लिए पत्तियां जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो ये सारे हैं, पालक हैं, पत्ता गोभी हैं। फिर देखिए उनके फूलों को किस रूप में हम खाते हैं, हम फूल गोभी के रूप में उनके फूलों को खाते हैं, और फलों के रूप में हम सेम, फली आदि को खाते हैं। इसके तना के रूप में पौधों के जो तने को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौन से भाग होते हैं, वो होते हैं आलू और प्याज। तो इस तरह हमने देखा कि पौधे के जो बहुत सारे भाग हैं जिन्हें हम खाने के लिए उपयोग में लाते हैं वो ये सारे हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में आते हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका तना वाला कौन सा हिस्सा हम खाते हैं, जैसे आलू है, प्याज है, और इस तरह की और भी तने वाला भाग हम खाने के उपयोग में लाते हैं। इसी तरह मैंने आपको पत्तों का कौन सा भाग हम खाते हैं, पत्तों के रूप में जो पौधों का भाग कौन सा हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। फलों के रूप में और फूलों के रूप में क्या खाते हैं उनको भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए अब हम देखेंगे, एक तना दो तरफा मार्ग की तरह होता है। आप देखिए यहाँ पे
एक बार क्या करता है ये तना, जड़ों से जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है और पौधों के सभी भागों तक इनको पहुंचाता है, खासकर पत्तियों पहुंचाता है, ताकि पत्तियां क्या करती हैं, वहाँ भोजन बनाती हैं। इसके बाद जब पत्तियों में भोजन तैयार हो जाता है तब ये क्या करते हैं, तना वापस इन्हें पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। तो इस तरह जो तना होता है वो दो तरफा काम करता है। चलिए हम इसको पढ़ के जानेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग यानी 7.18 की तरह कार्य करता है? चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर जाते हैं। तो कौन से ऊपर की ओर जाते हैं, जल और खनिज लवण, ये ऊपर की तरफ जाते हैं। और अगले और नीचे की तरफ क्या आते हैं, नीचे की तरफ तैयार भोजन जो कि पत्तियों द्वारा बनाए जाते हैं वो फिर पौधों के जड़ों में भी जाते हैं, जड़ वाले हिस्से में भी जाते हैं, यानी कि नीचे की तरफ भी जाते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना, आइए बच्चों अब हम पढ़ेंगे पौधे का सबसे सुंदर भाग पुष्प के बारे में। पुष्प का मतलब होता है फूल। गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र 7.19 ए, बी और सी में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? तो आप यहाँ देखिए, ये 3 चित्र हैं गुलाब के पौधे का। एक में सिर्फ डंठल है, एक में डंठल के साथ पत्ते हैं और एक में पत्ते भी हैं और टहनी के साथ, और फूल भी हैं और कली भी है। ठीक है, तो जो कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी पौधे की पहचान उसके फूल होते हैं, यानी फूल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होते हैं किसी भी पौधे को पहचानने के लिए। चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे। अध्ययन के लिए कुछ पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी ना लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं बल्कि पुष्पों का गुच्छा है, जैसा कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्रियाकलाप 10 करके देखेंगे। आवश्यक सामग्री में हमें चाहिए पुष्प कलिका यानी फूल की कली, तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 फूल चाहिए। धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड या कागज, आवर्धक लेंस और जल चाहिए हमें। चित्र 7.20 को ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ पे तो आप क्या देख पा रहे हैं, गुलाब की कली और गुलाब का खिला फूल। तो इनके जो मुख्य भाग हैं, एक तो इस तरह की जो संरचना आपको दिखाई देती हैं हरे रंग की जो पत्तों की तरह होती हैं, इन्हें हम कहते हैं बाह्यदल, जिनके अंदर ये सिमटी हुई हमारी पंखुड़ियां हैं। तो ये है कली या हम कलिका भी कह सकते हैं, और ये है खिला हुआ फूल। तो आप देखिए इनके मुख्य भागों के बारे में, ये है बाह्यदल और खिले हुए फूल में ये जो बाह्यदल होता है वो पंखुड़ियों के नीचे छुप जाता है। यहाँ ये देखिए पंखुड़ियाँ यहाँ सिमटी रूप में हैं और यहाँ खिलने के बाद ये पंखुड़ियाँ बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। तो ये है हमारी कली और फूल, इनके 2 भाग बाह्यदल और पंखुड़ियाँ। चलिए, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ी है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में ये पंखुड़ियाँ कहाँ बनती? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें हम बाह्यदल कहते हैं। आपने देखा ना बाह्यदल कैसी दिखाई देती है, छोटी सी पत्ते की तरह दिखाई देती है। पुष्प के बाह्यदल और पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें कितने बाह्यदल हैं वो आप गिन के लिख सकते हैं। क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए नहीं थे। आपने देखा होगा कि ये जो बाह्यदल हैं ये इसमें जुड़े हुए नहीं हैं अथवा स्वतंत्र हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ये स्वतंत्र हैं। बाह्यदल और पंखुड़ियाँ किन रंगों की हैं? तो आप लिखेंगे कि बाह्यदल हरे रंग की है जबकि पंखुड़ियाँ गुलाबी रंग की हैं। आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? तो अनगिनत लिखेंगे, बहुत सारी है ना, अनेक, तो आप अनेक लिख दीजिए।
क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? तो सभी क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी तो हैं, स्वतंत्र तो हैं, पर वो कहीं ना कहीं एक साथ नीचे जुड़ी हुई रहती हैं। क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? तो ये हम अभी नीचे पढ़ के देखेंगे। आइए दिखाती हूँ आपको। आप यहाँ देखिए, यहाँ जो इनके जो बाह्य दल हैं वो देखिए जुड़े हुए हैं, और इनकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये भी लगभग जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये धतूरे का फूल है। चलिए, क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? तो ये आपने देखा, और आप इनका उत्तर भी लिख लीजिए। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। तो हम यहाँ पे 7.3 में प्रेक्षण करने के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पे गुलाब का लिखा हुआ है, आप किसी और पौधे का, जैसे आप धतूरे के फूल का भी यहाँ पर लिख सकते हैं। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम को आपने भरना है, वो आप भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हों। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो घंटाकार पुष्प क्या होते हैं? जो घंटे की तरह हो, है ना। घंटा आपने देखा है मंदिर में, तो उस तरह के जो पुष्प होते हैं उन्हें हम कहते हैं घंटाकार पुष्प। तो धतूरे का जो पुष्प होता है वो घंटाकार ही होता है। तो इस तरह के पुष्प को जब लंबाई में काटेंगे तो हम उसके जो आंतरिक भाग हैं उन्हें हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल और पंखुड़ियों को हटा दें। चित्र 7.22 की तरह देखिए यहाँ पे। ठीक है, चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानिए। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ देखिए, ये परागकोश है और ये तंतु है। ये पुंकेसर के भाग हैं। पुंकेसर का मतलब होता है यानी पुरुष वाला भाग, पुष्प का पुरुष वाला भाग। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर हैं। चलिए यहाँ हम देखेंगे। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के बीच वाले जो भाग में होता है उसे हम कहते हैं स्त्री केसर। यहाँ देखिए, ये है स्त्री केसर, ये है पुंकेसर। एक मिनट, आप देखिए, ये है पुंकेसर का भाग और ये है स्त्री केसर का भाग। ये है स्त्री केसर, आपको यहाँ जो दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जो भाग है हमारा ये स्त्री केसर कहलाता है और ये वाला जो भाग है ये पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम। चित्र में जो दिखाए गए हैं, क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं, जिसे आपको अभी मैंने दिखाया। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हों तो चित्र नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। ठीक है, स्त्री केसर को देखने के लिए आपने पुंकेसर वाले भाग को हटा दीजिए। तो मैंने अभी आपको चित्र को बड़ा करके दिखाया था। यहाँ पे देखिए कि स्त्री केसर है। तो अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो आप इस पुंकेसर को हटा दीजिए पौधों से, तब आप ये स्त्री केसर के भागों को अच्छी तरह से देख पाएंगे।
चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। देखिए यहाँ तो ये पुंकेसर के भाग हैं और इनके भाग जो हैं ये देखिए, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, परागकोश, और इस भाग को कहते हैं हम तंतु। चलिए, क्रियाकलाप 11। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्त्री केसर के बारे में। अभी हमने पुंकेसर के भागों को देखा, अब हम देखेंगे स्त्री केसर के भाग के बारे में। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र भी आपको बनानी है। अपनी नोटबुक में आप इसे बनाइए और इसके जो सभी भाग हैं उन्हें भी। आइए अब हम क्रियाकलाप 11 पढ़ेंगे और इसमें जो स्त्री केसर है उनके भागों को हम सही से जान पाएंगे। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करेंगे, जो कि चित्र 7.24 में दिखाया गया है। यह स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग है। यहाँ देखिए, ये वाला भाग, ठीक है, फूला हुआ है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है, यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। चित्र 7.25 ए एवं बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर इसे 2 प्रकार से आपको काटना है। देखिए, एक तो ए है जिसमें अनुदैर्घ्य काट है, यानी कि इसे लंबाई में काटेंगे, और एक इनका अनुप्रस्थ काट है। ये देखिए, ये अनुप्रस्थ काट है और ये अनुदैर्घ्य यानी लंबाई में काटा हुआ है। तो इन दोनों भागों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कटने के बाद कैसे दिखाई देंगे। तो ये देखिए, जो लंबाई में कटे थे वो आपको ऐसे दिखाई देंगे, और जो हमने यहाँ देखिए अनुप्रस्थ में जो हमने काटा था वो हमें इस तरह से दिखाई देंगे, ये वाला, ठीक है। इनके अंदर जो ये छोटे छोटे से आपको दाने दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं बीजांड, यानी अंडाशय के अंदर ये छोटे छोटे बीज जो होते हैं वही बीजांड कहलाते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचने के लिए प्रत्येक काट यानी प्रत्येक सेक्शन पर जल की बूंदें रखिए। आवर्धक लेंस यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से अंडाशय के आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। चित्र 7.26। क्या आपको अंडाशय की छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें हम बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। आपको जिन पुष्पों के नाम पता नहीं है, आप माली से उन पुष्पों के नाम पूछिए और जानकारी बढ़ाइए। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक फूल ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7.3 में लिखा था उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूल के बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनके बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई ऐसा पुष्प भी है जिनमें बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती हैं? क्या अब आप इस बात को से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती हैं। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। अपनी पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में भी पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में ही पढ़ेंगे। तब तक देखिए, यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द हैं और कुछ अभ्यास और प्रश्नोत्तर हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको इन सब के परिभाषा लिख के दूंगी और सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक आप वीडियो को दोबारा देखिए, और इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए।